ये किस रेंज में आती है, कौन सी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कैसी आती है, कॉस्मिक रेज, ठीक है ना। कॉस्मिक रेज के बारे में बताया था। कॉस्मिक रेज के बाद आती है आपकी गामा रेज आती है। गामा के बाद आता है आपका एक्स रेज आता ना, एक्स रेज। एक्स रेज के बाद आता है आपका यूवी आता है, और फिर इसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद आईआर। तो इसका आईआर के बाद भी होता है, लेकिन हमें आईआर तक चलना है क्योंकि हम आईआर पढ़ाने जा रहे हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ मिलेगी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी आईआर में आएगी। तो यहां से जब नीचे की तरफ चलेंगे, यहां से आईआर की तरफ जाएंगे, तो आपकी एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज। एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और लैम्डा, लैम्डा आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है ई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा के होता ना। बॉन्ड में क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा। और बॉन्ड में जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के कारण एक आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसको आईआर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब वो आईआर स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में मिलता है, सबके मॉलिक्यूल के लिए अलग। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वीक बॉन्ड होता है, तो वीक बॉन्ड में हम आईआर लाइट देंगे तो इमीडिएटली उनमें वाइब्रेशन होता है। कुछ आपके बॉन्ड ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो ऐसे बॉन्ड में अगर हम आईआर लाइट डालेंगे तो उनमें वाइब्रेशन नहीं होगा, या वाइब्रेट वो करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी पे करेंगे, उनको हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है। कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे जैसे आपके फंक्शनल ग्रुप हुए, साइनाइड हुए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुए, या कुछ ऐसे ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इनकी आईआर फ्रिक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। 2500 के आपके ऊपर हो जाएगी, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। वो जो आसानी से वाइब्रेट कर जाते हैं बॉन्ड, वो आपके 500 पे ही करने लगते हैं। कितने पे करने लगते हैं, 500 पे करने लगते हैं, 800 पे करने लगते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट आईआर रेंज आपका दिया गया। तो क्या होता है देखिए, मान लीजिए न्यू, इसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। न्यू क्या है, दिस इज आपकी फ्रिक्वेंसी है। न्यू बराबर होता है 1/2 पाई सी, 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। क्या होता है, के अपॉन म्यू। यहाँ पे न्यू आपका होता है फ्रीक्वेंसी, ये आपकी किसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है किसमें होती है, इसका यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। के आपका होता है, के क्या बोलते हैं, के बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और म्यू, म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इसका नाम क्या है, ये रिड्यूस्ड मास के नाम से जाना जाता है, रिड्यूस्ड मास। और पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होता है, यही तो होता है पाई का वैल्यू। और सी, सी आपका क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ही होता है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इतना वैल्यू रखने पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो आपके सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। अब देखिए रिड्यूस मास आपका म्यू है, तो म्यू को हम ऐसा भी लोग कर सकते हैं जी, आपका m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। रिड्यूस आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको फ्रीक्वेंसी किसका प्रोपोर्शनल है, हमारी न्यू आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, के फोर्स कांस्टेंट के। और न्यू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/c के, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और न्यू आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, म्यू के। देखिए म्यू रिड्यूस मास के, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो आपके किसके प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। तो हम ये कहेंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इधर अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, वेलोसिटी लाइट कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो कोई मतलब नहीं मॉलिक्यूल का, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है। अब म्यू का आता है रिड्यूस मास, अगर आपका कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रिड्यूस मास आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन है क्या है, अब चलते हैं आगे। एक सबसे पहले करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एक HF दिया है, ठीक है, और एक क्या दिया है, HCl दिया है, एक आपका HBr दिया है, और एक क्या दिया है, HI दिया। इतने मॉलिक्यूल दिया। अब बताया जा रहा है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, उसकी न्यू के पता करना है। तो हम देखेंगे आपका HF के केस में म्यू क्या होगा, HF है हमारा
HF के केस में क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू जो होगा HF के केस में कितना हो जाएगा, ये आपका म्यू बराबर हो जाएगा M1, फॉर्मूला यही तो लगाएंगे, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो देखिए इसका 1 होता है, इसका कितना होता है, फ्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, 18। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 18। तो आंसर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 19, यही तो आ जाएगा। अब आ जाए, मान लीजिए HCl आया, तो HCl में कितना होता है, ये 1 होता है, ये 35 होता है, ऐसा ही होता है ना। इसका म्यू आपका म्यू HCl आ जाएगा, ये म्यू आपका क्या है, HF है। तो दिस इज आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 इंटू 35 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 35। तो आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 36। इसके सबके आंसर आपको निकालना है। इसके बाद आया HBr। तो HBr ये आपका 79 होता है। तो HBr का म्यू ये आपका कितना हो जाएगा, म्यू HBr, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 79 डिवाइड बाई 1 प्लस 79। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 79 डिवाइडेड बाई 80, यही तो हुआ ना, 47। अब इसका बताइए, कोई बताइए, लेकिन एक लोग बताइए। 0.97। देखिए इससे ज्यादा 4 है, 7 ये ज्यादा वैल्यू है। इसका बताइए 0.98। तो हम ये देख रहे हैं कि आपका रिड्यूस मास किसका ज्यादा है, म्यू सबसे ज्यादा आपका है। म्यू किसका ज्यादा है सबसे ज्यादा, ये 9 है, HBr का म्यू ज्यादा है किससे, अरे HBr का म्यू किससे ज्यादा है, HCl से, है ना। तो म्यू HCl से ज्यादा है, म्यू आपका HCl से ज्यादा है। और HCl का म्यू किससे ज्यादा है, HF से, ठीक है ना। तो म्यू जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, HF की, नहीं सबसे कम होगी HBr की, सबसे ज्यादा किसकी होगी, HF की। तो हम ये कहेंगे हमारा रिजल्टेंट क्या आया कि न्यू HF आपका HF ये सबसे ज्यादा होगा न्यू HCl, और ये भी ज्यादा होगा किससे, न्यू HBr से। तो हमें एक ट्रेंड पता चल गया, इससे क्या पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया। चलिए नोट करिए, सही है। गैस कौन सा दिया गया, एक गैस आपका O2 है, एक गैस आपका N2 है, और एक गैस कौन सा है, एक Cl2 गैस है, और ये कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये डायमेटोमिक गैस की बात कर रहा है। अभी हम ट्राइएटॉमिक CO2 की बात नहीं करेंगे, अभी हम ऐसी गैस की बात करेंगे जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है। अब 3 की बात करेंगे तो 3 को 3 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो सभी डायटोमिक होना चाहिए, या तो ट्राइटोमिक है तो सभी ट्राइटोमिक होना चाहिए। तो कंपैरिजन तो तभी होगा जब एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे N2 का O2 का देखा, O2 का जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो हम ये कहेंगे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका कितना होगा, 2 होगा। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में किस तरह का बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो होता है नाइट्रोजन का। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा ना। उस Cl के बीच में आपको पता है, सभी जानते हैं Cl के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ऐसा सिंगल बॉन्ड होगा। तो Cl का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, Cl2 का, जिससे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये आपका ऑक्सीजन से ही बराबर होता है, ठीक है ना। इसका भी आपका 3 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका ये भी आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा तो उसका होगा जो आपका बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो नाइट्रोजन की फ्रीक्वेंसी न्यू नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, किससे, न्यू O2 से ज्यादा होगा। और ये किससे ज्यादा होगी, O2 से ज्यादा होगी किसका, Cl का, ठीक है। ये Cl2 का होगा। अब ये देखा जाए कि CO को कहाँ पे रखेंगे, CO को, तो ये N2 के क्या बराबर होगा, न्यू आपका N2 इट इज इक्वल टू न्यू CO। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि N2 में आप कहेंगे कि ये बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसमें भी 3 बॉन्ड लगे हैं, लेकिन ये बॉन्ड आपका आसानी से टूट सकता है। क्यों टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। लेकिन ऐसे केस में ये बॉन्ड आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है,
तो बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी भी कम है। तो जिसके बॉन्ड की टूटने की पॉसिबिलिटी कम है, हम ये कहेंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है, कंफर्म है 3 है। कितना है? 3। लेकिन इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका क्या हो सकता है? वो लेस देन 3 हो सकता है आफ्टर ब्रेकिंग, हो सकता है लेस देन 3। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? सबसे ज्यादा आपकी, अब यहाँ पे ट्रेन थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे ज्यादा आपका न्यू हो जाएगा। न्यू किसका हो जाएगा? न्यू N2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद न्यू आपका C हो जाएगा, फिर इससे कम आपका न्यू। तो ये आपका सही ट्रेंड आ गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन सी किसकी ज्यादा होगी? N2 की, फिर इसके बाद CO की, फिर O2 की, इसके कम Cl2। ये तो हो गया मान लीजिए आपका इनऑर्गेनिक गैसेस की बात होगी। अब आता है कभी कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया? एक एल्डिहाइड दे दिया, एक कीटोन दे दिया, एक एसिड दे दिया, एक आपको एस्टर दे दिया, एक एसिड क्लोराइड दे दिया। तो उनमें हम फ्रिक्वेंसी पता करेंगे किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है ना। तो कैसे पता करते हैं? चलिए ये नोट कर लिया। एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों एल्डिहाइड ग्रुप लगे, दोनों हाइड्रोजन एटम है, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड हो जाए डाइमेथाइल कीटोन, जिसको एसीटोन बोलते हैं। और क्या हो सकता है? आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड हो सकता है, या मान लीजिए आपका एसिड क्लोराइड हुआ। और क्या हो सकता है? आपका एमाइड हो सकता है, जिसे एमाइड, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो इधर देखिए फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन दे सके। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले डाइमिथाइल ले गए, प्लस आई इफेक्ट इसका भी होगा, प्लस आई इफेक्ट इसका भी होगा। आपने प्लस आई इफेक्ट देखा है? प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को देता है, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो हम ये कहेंगे ये बॉन्ड आपका टूटने लगेगा, ठीक है ना। और ये आपका देगा, लेकिन एक ही दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 लगा, दूसरा हाइड्रोजन लगा, तो इसका भी बॉन्ड ऐसा टूटेगा। और इसमें कोई देने वाला नहीं है तो नहीं टूटेगा बॉन्ड। और इसमें इसका में ये देने वाला है, लेकिन ये आपका खींचने वाला भी है। इसमें ये देने वाला है और इसके लोन पे इसको मीजोमेरिक इफेक्ट इट इज कन्वर्टिंग इनटू, ये आपका ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है, किसमें? ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो नेगेटिव आया। लेकिन जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो बीच में एक सिचुएशन आएगी, ऐसी ऐसी आएगी, दिस इज द सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन आएगा। ये आपका NH2 होगा और आपका ऐसा सिचुएशन हो जाएगा ना, इसके बाद ऐसा कन्वर्ट। अब हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में जब रेजोनेंस हुआ तो उसमें डबल बॉन्ड था, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था? बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना था? 2 था। लेकिन जब रेजोनेंस में गया तो पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे भी ये पार्शियल, तो उसके 4 बॉन्ड करेक्टर आया, कितना? 4 बॉन्ड करेक्टर। अभी तो एक ही पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड और बन रहा, दैट इज द इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कितने हो रहे हैं इसके? 2 डबल बॉन्ड। ट्रांजिशन स्टेट में कितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड हो रहे हैं। तो टोटल आपके कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम ये कहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो भी होगा ग्रेटर देन 2 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो भी है आपका, बॉन्ड ऑर्डर जो भी है आपका, ये आपका लगभग आपके 2 के बराबर ही होगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका लेस देन 2 हो जाएगा। देखिए लेस देन, क्योंकि इसमें एक इंडक्टिव फैक्ट है, तो इमीडिएटली पाई बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में करेक्टर हो जाएगा, करेक्ट, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मीनिंग है जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो, सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम हो। और जिसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर कम होगा, तो हम ये कहेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है क्योंकि बीच में रेजोनेंस ऐसा डॉटेड बॉन्ड बन रहा है, तो 4 बॉन्ड होगा इसके। ये हम ये कहेंगे इसमें पाई बॉन्ड कितने? 2, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में है, वीक बॉन्ड है, लेकिन दे आर इक्विवेलेंट टू 2 पाई बॉन्ड। लेकिन इसमें आपके 2 ही पाई बॉन्ड है, 4 हो ही नहीं रहा। अब 2 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसी का रहेगा क्योंकि कोई देने वाला नहीं है। यहाँ पे CH3 का एक इंडक्टिव फैक्ट है, देखिए प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसके बॉन्ड को वीक कर देगा, जो पाई बॉन्ड है उसको वीक कर देगा, और इसमें सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा, इसमें थोड़ा कम होगा।
तो हम ये कहेंगे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो लेस देन 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका फॉर्मेल्डिहाइड का। तो न्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फॉर्मेल्डिहाइड की होगी। फिर ये इससे कम किसका होगा? देखिए इससे कम होगा आपका एसिटल्डिहाइड का। देखिए एसिटल्डिहाइड का, और एसिटल्डिहाइड का कम होगा किससे? न्यू कीटोन से, दिस इज द कीटोन, डाइमेथाइल कीटोन। और इसका भी ज्यादा किससे होगा? ये आपका होगा किसका? ये एमाइड का होगा, दिस इज आपका एनाइड। और यहाँ पे एक और जो एसिड क्लोराइड दिया है, देखिए ये भी खींचने वाला इंडक्टिव फैट लगेगा, तो हम ये कहेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर और ज्यादा होगा। तो ये आपका इसका तो कीटोन से एसिटल्डिहाइड से ज्यादा होगा। इसका किससे ज्यादा होगा? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड कहाँ पे है? दिस इज द एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, इसको देखिए 2 हटा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा न्यू एसिड क्लोराइड, जैसे द एसिड क्लोराइड। उसके बाद सबसे कम किसका होगा? न्यू सबसे कम किसका होगा? डाइमेथाइल कीटोन। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते। और एक मॉलिक्यूल है आपका एसिटिलीन, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल है। तो हम आपसे पूछे किसका बॉन्ड ऑर्डर, किसकी फ्रीक्वेंसी आई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है। तो हम ये कहेंगे न्यू एसिटिलीन आपकी ग्रेटर देन होगी किससे? न्यू एसिटिलीन। ये किससे कम ज्यादा होगी? ठीक है ना, तो उसकी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा है कि टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो चलिए टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो हाँ, नोट करिए, बिल्कुल नोट करिए आप, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन IR हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो उनमें क्या होने लगता है? वाइब्रेशन होने लगता है। क्या होता है? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का वाइब्रेशन है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, एक बेंडिंग वाइब्रेशन। कितने प्रकार का है? इट इज ऑफ 2 टाइप। एक है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन कौन सा है? बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन। देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है? स्ट्रेच करना। जैसे मान लीजिए आपका बॉन्ड लेंथ है, ये 2 मॉलिक्यूल दिखाइए, एक पेन और दो, 2 पेन, एक पेन और दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे? इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। इसको देखिए, इसका कोई बॉन्ड लेंथ होगा, फिक्स होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ हमने घटाया बढ़ाया, इसमें बॉन्ड एंगल का कोई चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल स्ट्रेचिंग में क्या होता है? बॉन्ड एंगल में नो चेंज, बट बॉन्ड लेंथ एवरी टाइम चेंजेज, बढ़ेगी घटेगी। तो दिस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ आपकी कांस्टेंट है, जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज कांस्टेंट, बट चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में कैसे चेंज होगा कि मान लीजिए कि आपका ऐसा हो जाएगा, यह इतना मॉलिक्यूल था, ऐसा भी हो सकता है। तो चेंज इन बॉन्ड एंगल दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। और चेंज इन बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। इसमें क्या होता है? बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बट नो चेंज, और कोई चेंज नहीं होगा, बट नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसका है, ये तो मान लीजिए इसका मालिक ये हो गया। इसका क्या आता है? बेंडिंग में क्या होता है? चेंज इन बॉन्ड एंगल। इसमें बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, चेंज इन बॉन्ड एंगल, बट नो चेंज इन
बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी आपका दो प्रकार का होता है, यहाँ तक नोट कर लिया। चेंज इन बॉन्ड लेंथ दैट इज आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गया, और चेंज इन बॉन्ड एंगल आपका बेंडिंग वाइब्रेशन। तो जो एंगल में चेंज होता है उसको हम बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं, और जिसमें स्ट्रेचिंग होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, वो स्ट्रेचिंग होता है। अब आप कराने में या कंप्रेस कराने में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन इज लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का हो सकता है। स्ट्रेचिंग कितना है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपका टू टाइप्स का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये आपका दो प्रकार का है। पहला है आपका सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। कौन सा है? सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बॉन्ड है, ये आपका मॉलिक्यूल बना हुआ, देखिए इसमें क्या हो सकता है कि दोनों का हमने एक का कम कर दिया, ये दोनों का कम कर दिया, देखिए बोथ आर, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा। देखिए दोनों छोटा हो जाएगा, देखिए हो जाएगा। बोथ द बॉन्ड लेंथ कंप्रेस और बोथ द बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच, दोनों कंप्रेस हो सकती हैं, दोनों साइमल्टेनियस सिमेट्रिकली होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिकली। तो ये जो आपका वाइब्रेशन होता है दिस इज सिमेट्रिकली। और क्या हो सकता है? हम ऐसा कर सकते हैं बोथ दे आर स्ट्रेचिंग। तो बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगी तो हमारा कैसा होगा? देखिए इधर से ऐसा बढ़ा दिया, और दिस इज ऑल्सो। तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। फिर दूसरा टाइप्स का आ जाएगा अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्या है अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन? कौन सा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। तो अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल जो वाइब्रेशन होता है इसमें क्या होता है, देखिए ये मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब ये कम होगा और ये बढ़ेगा। देखिए एक की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है और एक की क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए बॉन्ड एंगल आपका वही है, देखिए। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये आपकी बढ़ जाए और क्या हो गया, इसको कम कर दें। ऐसा बहुत पॉसिबल हो सकता है दोनों सिचुएशन में। तो अनसिमेट्रिकल हो गया। इसके बाद आता है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन। तो नोट करिए इसको। बेंडिंग वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दे आर बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन देखिए, बेंडिंग वाइब्रेशन आपके नंबर 1 टाइप का होता है सीजरिंग। क्या होता है? सीजरिंग बोलते हैं। सीजरिंग मीन्स कैची की तरह चलना। सीजर ऐसे चलता ना कि बोथ द मॉलिक्यूल दे आर कमिंग, दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के पास जाते हैं। अरे आप कुछ बोथ द एटम दे आर अप्रोचिंग, देखिए एक दूसरे के पास आ जाएंगे ना। जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इनमें देखिए बॉन्ड एंगल कम हो गया ना। अभी बॉन्ड एंगल ये ज्यादा था, अभी ये कम हो गया। फिर क्या होगा? फिर से आप एक दूसरे से दूर जाएंगे ना। दूर जाएंगे तो देखिए आपका कैची ऐसा भी हो जाएगा। इससे बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इस टाइप के वाइब्रेशन व्हेन बोथ द एटम दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के पास जा रहे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इसको बोलते हैं सीजिंग। नंबर 2 आता है रॉकिंग। रॉकिंग इसको बोलते हैं। रॉकिंग को आता हो कुत्ता, जो दो कुत्ते होते हैं उसको घुमाने जाइए, सुबह टहलाने जाइए,
तो उनके बीच में कंपटीशन होता है कि वो चाहता है कि हम आगे जाएंगे, वो जाता दूसरा वाला। अब क्या करेंगे, कुत्ते की चेन को पकड़ लीजिए अपने हाथ में, दो कुत्ते हैं, तो वो आगे एक दूसरे के जाना चाहेंगे, तो हम कहेंगे दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों डॉग क्या करेंगे, दे आर गोइंग या दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन में भी बॉन्ड लेंथ एंगल चेंज होगा। क्यों होगा, कि पहले उनकी डिस्टेंस दूर दूर थी, अब वो एक दूसरे के पास दूर जाना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे, वो क्या बोले कंपटीशन उनके बीच में, तो बीच में जो गैप है, जो एंगल है, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह के रॉकिंग में क्या होगा, बोथ द मॉलिक्यूल दे आर अप्रोचिंग, दो मॉलिक्यूल नहीं, बोथ द एटम दे आर अप्रोचिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए आपका ऐसा भी हो जाएगा, इनके बीच में एंगल भी कम हो गया। देखिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल भी कम हो गया, क्योंकि पीछे वाला आगे वाले से आगे निकलना चाहता, ओवरटेक करना चाहता, क्या करना चाहता, तो उनके बीच में आपका एंगल भी चेंज हो जाएगा। ये हम कहेंगे दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब आता है बैगिंग। बैगिंग बैगिंग इतना नोट कर लिया। अरे बैगिंग दो और रह गए हैं, सब कंप्लीट करते हैं, ऐड करते हैं। बैगिंग, बैगिंग वाइब्रेशन क्या होता है, देखिए बैगिंग वाइब्रेशन होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एटम है, दीज आर द एटम, देखिए दोनों एटम माइनस, तो क्या होगा, ये डॉट डॉट डॉट, ये बोर्ड के पीछे चला गया है ना। बैगिंग, उसने इससे पैसा मांगा, इसने कहा जाइए उधर, तो उधर चला गया, उधर नहीं मिला तो उधर चला गया, ठीक है ना। तो बोथ द एटम दे आर मूविंग डाउन द प्लेन और अबव द प्लेन, कभी इधर नीचे जा रहा है, कभी दोनों ऊपर जा रहा है। अब आता है ट्विस्टिंग। हाँ बताइए, नहीं मेंटेन रहेगा, बेंडिंग वाइब्रेशन है तो मेंटेन कैसे रहेगा, चेंज हो जाता, चेंज हो जाता है। नहीं रहेगा मेंटेन, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो बेंडिंग जब वाइब्रेशन की बात ही कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल तो चेंज हो जाएगा। अब वो बात ही खत्म कर दीजिए कि बॉन्ड एंगल चेंज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बॉन्ड एंगल की। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन में क्या कह सकते हैं कि वन, क्या बता सकते हैं कि वन एटम ट्राइंग टू मूव above the plane और another atom it is moving below the plane। जैसे मान लीजिए इसको प्लस माइनस से इंडिकेट किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन एटम इट इज मूविंग above the plane और another atom इट इज मूविंग below the plane। क्या हो गया, समझ में आया, इट इज मूविंग below the plane। देखिए, और दिस एटम मूविंग प्लस मीन्स it is coming towards the observer, trying to coming observer, और this is going behind the board। तो इस तरह का जब एक ऊपर आएगा नीचे तो ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी को ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं, एक इधर आएगा एक उधर जाएगा, दे आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। और एटम क्या है, बीच का सेंट्रल एटम आपका फिक्स है, तो इनके बीच में ट्विस्ट हो जाएगा। जब ट्विस्ट हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। बोथ द एटम दे आर ट्राइंग अबव द प्लेन, वन एटम ट्राइंग टू अबव द प्लेन और अनदर एटम इट इज ट्राइंग बिलो द प्लेन। चलिए आज तक ये वीडियो यहीं तक रहते हैं, थैंक यू।